हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसमें हमारा लेक्चर नंबर आज 3 होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम आ रहा है आपका, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। मैं जल्दी से जल्दी इसकी कोशिश करूँगा कि इसको ख़त्म कर दूँ और बेहतर तरीके से ख़त्म करूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता होता है? इनमें से बताओ कौन सा होता है। तो देखो, हिरण तो होता ही होता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? जो कि पौधों पर डिपेंड होते हैं, ये तो है ही है। अब लोमड़ी, बाघ और चींटी, इनमें से भी कोई है क्या? बताओ। अब केवल 2 ऑप्शन तो कहीं है नहीं, तो इसमें भैया ऑप्शन है 1 और 2, यानी चींटी। देखो, चींटी क्या है? अपघटक भी है, यानी डिकम्पोजर भी है, और प्राथमिक उपभोक्ता भी है। दोनों कैटेगरी में आती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चींटी दोनों कैटेगरी में आती है, इसलिए 1 और 2, यानी हिरण और चींटी दोनों प्राथमिक उपभोक्ता हैं। और चींटी जो है डिकम्पोजर भी है, अपघटक भी है। चलो, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की प्रजाति की संख्या में गिरावट आ जाए, बड़ी गिरावट, एक साथ बड़ी गिरावट आ जाए, तो इसका संभावित परिणाम क्या होगा? कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल राइट है। दूसरा, कुछ पौधों में कवकीय संक्रमण हो जाएगा, नहीं यार, कवकीय संक्रमण तो तितली से कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा देखते हैं, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। क्यों हो जाएगी? ये बात सही है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है। ये कारण क्या है बताता हूँ अभी। देखो, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 1 और 3 सही है। कारण क्या है? तितलियाँ खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य हैं, यानी लोअर मेंबर हैं, और इस पर जो है बहुत सी प्रजातियाँ डिपेंड होती हैं, जैसे बर्र, मकड़ी, पक्षी, मेंढक, सर्प इत्यादि जो है तितली पे डिपेंड है। तो अगर ये खत्म हो जाएंगी, इनकी गिरावट आ जाएगी, तो इन पर जो डिपेंडेंट जो स्पीसीज है ना, वो भी कम हो जाएंगी। इसलिए सी, ये तीसरा ऑप्शन भी सही है, मतलब तीसरा वाला जो है ना स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। सी ऑप्शन हो गया। अगला, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो ये होते हैं फाइटोप्लांटन्स। क्या होते हैं फाइटोप्लांटन्स? ये मुख्य उत्पादक होते हैं। इनको जैसे ये जो है ना, समुद्र के हरे पौधे मान लो इनको, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। चलो, जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का काम कौन करते हैं? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई, जैविक और अजैविक के बीच बिचौलिया का काम कौन करता है? उत्पादक करता है। कैसे करता है? देखो, एक और जहाँ ये उत्पादक जो हैं प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा मृदा में खनिज पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृदा से, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ता, यानी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष रूप से भोजन बनते हैं, अपने भी भोजन बनते हैं, ठीक है। इसलिए ये उनका बिचौलिया के रूप में काम करते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखो, पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन होता है? सागर होता है भाई, पर्वत कहाँ होता है? अजैविक अवयव जीवाणु अजैविक होता है, जैविक होता है। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, ये सही है। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग करती है, नहीं यार, वो उससे कैसे हो जाएगी? तो ये सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो, अगला, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? अपघटक, देखो, वायरस अपघटक नहीं होता है, बाकी कवक होता है और जीवाणु होते हैं। 2 और 3 ये क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब देखो, फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केंचुआ, ये सब अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। ये क्या है? अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं, अपघटक, डिकम्पोजर, ठीक है। बी ऑप्शन हो गया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो डाइटम सबसे पहले आएंगे, क्रिटेशियाई, फिर हेरिंग। देखिए, ये ऑप्शन सही है। ये क्या होता है? देखो, ये लगाया है क्या? मैंने फोटो नहीं लगाया, चलो। तो डाइटम, क्रिटेशियाई और हेरिंग, मतलब डाइटम क्या है? ये है स्वपोषी। उसके बाद क्रिटेशियाई क्या है? क्रिटेशियाई ये है शाकाहारी उपभोक्ता, समुद्र में पाया जाता है, ये समुद्र की चेन है ये। और हेरिंग क्या है? मांसाहारी उपभोक्ता, है ना, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, बिल्कुल राइट है, एक दिशी ही होता है। ऊर्जा कभी भी एक दिशा में चलती है। अब देखो, जैव मंडलीय पारिस्थितिक में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, चक्रीय कहाँ होता है भाई? पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है, नहीं, क्षय नहीं घटता, ऊपर ऊर्जा कम होती जाती है, उसका क्षय बढ़ता जाता है, क्षय बढ़ता जाता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों में 7 प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं, नहीं, ज़्यादा दक्ष होती हैं, तो ये भी गलत है। ये ऑप्शन सही है। चलो, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर किसका होता है? तो देखो, ऐसे अगर इसमें 2 चीज़ें हैं, एक अगर सर्वाहारी का होता है इसके हिसाब से, अगर सर्वाहारी नहीं है तो सबसे ऊंचा स्तर होगा मांसाहारी का। अगर मांसाहारी और सर्वाहारी ऑप्शन में है तो सर्वाहारी होगा सबसे टॉप पे, सर्वाहारी सबसे टॉप पे होगा, ठीक है, याद रखना इसको। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? जीव भार का पिरामिड,
तो तालाब में, इसके साथ तालाब में, यानी पानी जो है ना, मतलब जल का पायतंत्र कभी भी उल्टा होगा। देखो देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो प्लैंक्टन्स बोलते हैं इसको, पादप बोलते हैं, समुद्री पादप, ये 5 केजी हैं। तो ये क्रिटेशियस कितने होंगे, क्रिटेशियन होंगे 25 केजी। फिर छोटी मछलियाँ होंगी 100 केजी और बड़ी मछलियाँ 1000 केजी। मतलब क्या है, नीचे से ऊपर बढ़ता जाएगा, इसलिए तो उल्टा बोल रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, ऊपर से नीचे बढ़ता जाता है जीव भार, और यहाँ नीचे से उल्टा उड़ता है ना, ऊपर से नीचे घटता है यहाँ पे, तो इसलिए ये उल्टा होता है, इसलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तालाब का है, तालाब में किसी भी पानी का, समुद्र का भी यही होता है। चलो, जैव वानिकी यानी बायोनोमिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, बायोनोमिक्स बताना है ना, तो ये बायोनोमिक्स पढ़ लेते हैं। चलो, पहला है, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। सही है क्या? नहीं, जीवन का प्रबंधन नहीं होता, कुछ और होता है, मैं बताऊंगा क्या होता है। ये होता है बायोनोमिक्स का मतलब जीवन का नियम, जीवन का नियम, प्रबंधन नियम। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, सिनोनिम्स है, बिल्कुल राइट है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है, प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। सही है क्या? ये भी सही है, 2 और 3 सही, यानी सी ऑप्शन सही है, 2 और 3। ये क्या होता है, बायोनोमिक्स का मतलब होता है जीवन के नियम, प्रबंधन नहीं, जीवन के नियम, सी ऑप्शन सही है ना। चलो, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी समावेश होने के कारण निम्नलिखित में से कौन से, किस एक जीव में संभवतः सबसे अधिक सांद्रण होगा, किसका, डीडीटी का, इनमें से। तो इनमें देखो डीडीटी क्या है, ये क्या है, ये डिकम्पोज नहीं होता है, तो जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता जाएगा उसमें इसका जो है मात्रा बढ़ती जाएगी, संकेंद्रण बढ़ता जाएगा, तो इसलिए सबसे टॉप पे जो होगा फूड चेन में, उसी में सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें देखो सबसे टॉप पे कौन है, इसमें जो है सांप है ना, सांप में इसे सबसे ज़्यादा होगा, सी ऑप्शन सही है। चलो, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, मतलब पारिस्थितिक तंत्र में अगर तत्वों का चक्रण होता है उसको क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र। देखो यहाँ डी में देख रहे हो, भू रासायनिक चक्र भी है, भू रासायनिक चक्र नहीं है, जैव भू रासायनिक, पारिस्थितिक की बात हो रही है, इकोसिस्टम की बात हो रही है ना भाई, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। अगला, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते, कौन, ये घास स्थलों में वृक्ष जो है, देखो सुन लो समझ लो, ये जो वृक्ष हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते, वृक्ष क्यों नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, इसका कारण है ऑप्शन सी में, कारण है कि जल की सीमाओं एवं आग के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। क्या होता है, घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों से पहुंचने पहले ही ये क्या कर लेती है, घास अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि के कारण से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, इसलिए पेड़ इसको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, सी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, इनमें से कौन सा है। देखो सबसे पहले होता है नगरीकरण, मतलब कोई भी जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी, उसका मतलब क्लियर हो जाएगा, नगरीकरण होगा, नगरीकरण तो एक ही ऑप्शन है, तो आ ही रहा है ये भी। उसके बाद होता है प्रवास, फिर आस्थापन, फिर प्रतिक्रिया होगी और लास्ट में स्थिरीकरण हो जाएगा। मतलब कोई भी नई प्रजाति, पुरानी प्रजाति की नई प्रजाति आती है ना, उसके बारे में उसके चरण है ये, तो नगरीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, दे रहा हूँ। ओडम एक वो हुए हैं वैज्ञानिक, उनके अनुसार अनुक्रम को एक क्रमागत विधि, उन्होंने क्या बताया है कि अनुक्रम जो है ना एक क्रमागत विधि है जो निम्न प्रकार है, जैसे सबसे पहले नगरीकरण होगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा, वहाँ का सब काम सामान खत्म हो जाएगा, फिर प्रवास होगा, दूसरी स्पीसीज जाके प्रवास करेगी, फिर क्या है आस्थापन, उसका वहाँ रहने लगेगी, अपनी जगह बनाएगी, आस्थापन हो जाएगा, एसएससीज बोलते हैं इसको, एक्सेसिज, और उसके बाद प्रतिक्रिया होगी, फिर दूसरी प्रजाति का रिएक्शन होगा, और उसके बाद जब रिएक्शन होने के बाद क्या यह प्रजाति दूसरी प्रजातियों के साथ रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन के बाद स्थिरीकरण हो जाएगा, मतलब स्टेबलाइजेशन लास्ट में हो जाता है। ठीक है, ये होता है। अब देखो पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता, यह किस आंदोलन का नारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता किसका है, तो यह चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का नारा है भैया, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है, तो ये होती है भूमंडलीय हेक्टेयर, है ना। मतलब पारिस्थितिकीय पदचाप क्या होता है, पारिस्थितिकीय पदचाप क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं ना इसको, इकोसिस्टम फुटप्रिंट बोलते हैं ना, तो ये जो है इसकी इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, ए ऑप्शन सही है। चलो, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है, तो वह लिख दिया क्या, तो ये बता दिया, भूमंडलीय हेक्टेयर। ओके, चलो, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो यही तो है पारिस्थितिकी पदछाप, मतलब सब चीज़ यूज कर ले और आगे की भविष्य की पीढ़ी के लिए भी वो बचा के रखे, किसी भी सब चीज़ को उसके हिसाब से यूज कर ले, तो इसके लिए मिनिमम जो रिसोर्स चाहिए ना, जो ज़मीन चाहिए, उसको ही बोलते हैं
पारिस्थितिकी पदचाप मतलब मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय बनाना, है ना, संधारणीय बनाने के लिए जितनी भी कम से कम भूमि की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी पदचाप। बी ऑप्शन सही है। चलो, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित प्रमुख वर्गों को वर्णन करता है? जैसे इनका करता है क्या? व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण, सांस्कृतिक, इनका करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? समर्थन सेवा पूछिए तो पोषक चक्र और फसल परागण, रट लो ये तो बस ऐसे ही रट लो। पोषण चक्र और फसल परागण ये हैं, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखो, स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिंग आवास, लेंटिंग मतलब होते हैं जो स्थल होता है आवास, और लोटिंग होता है जो बहता हुआ है। तो लेंटिंग कौन सा है? देखो, झरना है, लेंटिंग नहीं है। तालाब नदी है, तालाब तो है लेकिन नदी नहीं है, लेकिन तालाब और दलदल तो होता है लेंटिंग, एक जगह रुका हुआ। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। वो सभी नहीं है कि डी मार दो। चलो, दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इकोटोन। इकोटोन समझ गए? दो क्षेत्र हैं, मतलब मान लो एक समुद्र है जहाँ समुद्र खत्म हो रहा है और जहाँ पे लैंड शुरू हो रही है, दोनों जहाँ मिल रहे होते हैं उसको बोलते हैं इकोटोन, ठीक है। डी, पायतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी, उसके बाद किसकी? तो सबसे ज़्यादा होती है भैया मैंग्रोव की उत्पादकता। मतलब एक मान लो एक मीटर जगह है, उसमें 1 मीटर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन दे देगा? तो मैंग्रोव देगा। उसके बाद कौन देगा? तो ये सी नहीं है, गलत सी हो रहा है। सी मैंग्रोव तो है लेकिन ये वाला सही है, सी मैंग्रोव है, उसके बाद घास स्थल है, फिर झील है, महासागर सबसे कम है भैया, लास्ट में महासागर। मतलब मान लो 1 किलोमीटर एरिया है तो उसमें मैंग्रोव भी लगाओ, घास स्थल लगाओ और झील भी लगाओ, तो कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देगा? तो मैंग्रोव देगा। उसके बाद दूसरा घास देगी, फिर झील देगा, लास्ट में महासागर देगा, ठीक है, सी ऑप्शन है। तो ये हमारा लेक्चर हो गया आज का। आशा है आपको पसंद आएगा। इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको जल्दी कोशिश करूँगा आपको जो है पेपर से पहले खत्म करा दूँ, और इससे ही पूरे क्वेश्चन आएंगे। करंट को छोड़ के करंट पढ़ लेना बस, मैं जो पढ़ा रहा हूँ करंट उससे पढ़ लो। इकोलॉजी का भी करंट पढ़ाऊंगा मैं, है ना, इकोलॉजी भूगोल सबका करंट आएगा, तो उनको करंट पढ़ लेना, इससे बना लेना। जितने भी आएंगे 12-15 जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी से हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। आप लोग शेयर करते रहिए, बस लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ओके, थैंक यू सो मच।